सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 161। इसे सौंप दो। वांग युदाओ को बिना कुछ बोले सीधे सामान लेते देख गंजे आदमी के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। उसने पहले वांग युदाओ की हरकतें नहीं देखी थीं, लेकिन वह जानता था कि वांग युदाओ की ताकत भयानक थी और उसने उस व्यक्ति को एक ही लात से बेहोश भी कर दिया था। हालांकि वह भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसके लिए वांग युदाओ जितना सहज होना असंभव था। उसकी बातें सुनकर वांग युदाओ तिरस्कार से भर गया। यह आदमी सचमुच खुद को कुछ खास समझता था। हालांकि इस काली जेल में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन वे सभी बहुत घमंडी थे और उसके सामने खड़ा ये गंजा आदमी भी कोई अपवाद नहीं था। ये व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन उसकी तुलना केवल आम लोगों से की जा सकती थी। वांग युदाओ कैसा इंसान था। हालांकि उसकी शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक अभी केवल पहले स्तर पर थी, फिर भी उसने अपने शरीर को बदलना शुरू कर दिया था। जब उसने पिछली बार काले अजगर से लड़ाई की थी, तब वांग युदाओ ने पहले ही एक शक्तिशाली शरीर का प्रदर्शन कर दिया था। 8 पीछे देखते हुए वांग युदाओ को पता था कि उसके पीछे वाला आदमी पहले से ही उस पर नजर गड़ाए हुए है। कंधे पर गठरी उठाए वांग युदाओ ने लापरवाही से उसे छुआ, मानो उसे बंदूक की बट का एहसास हो। वह खुश हो गया। कहावत है, चाहे आप कितने भी कुशल क्यों ना हो, कसाई के चाकू से तो डरना ही पड़ता है, और अंदर बंदूक होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वांग युदाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर तेजी से किनारे की ओर भागा। जैसे ही वांग युदाओ आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके पीछे वाला व्यक्ति लगातार उसका पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने अभी भी उसके खिलाफ लापरवाही से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। वांग युदाओ ने परवाह नहीं की और सीधे चेनफा के स्थान की ओर चल दिया। एक क्षण बाद उसने देखा कि चेनफा अभी भी वहीं इंतजार कर रहा है। इस समय वांग युदाओ के पीछे वाले व्यक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से अपने कदम रोक लिए थे, जिससे वह थोड़ा अजीब लगा। लेकिन चूंकि वह व्यक्ति नहीं आ रहा था, इसलिए उसे कुछ मेहनत से राहत मिली। इस समय रात होने में ज्यादा समय नहीं था और साथ ही पूरे दिन कुछ न खाने के कारण उसे अपने शरीर को फिर से भरना था। क्या? हालांकि जैसे ही वांग युदाओ चेनफा के पास पहुंचा, उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां से पहले 4 लोग गए थे। उसी समय वांग युदाओ को खून की बहुत तेज गंध आए। ऐसा नहीं कि कोई घायल हो गया हो और खून बह रहा हो, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी की आंतें निकाल दी गई हों। इसी समय एक दहाड़ सुनाई दी और वांग युदाओ का चेहरा तुरंत भद्दा हो गया। यह आवाज साफ तौर पर भेड़िए की दहाड़ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जो व्यक्ति पहले उसका पीछा कर रहा था, वह अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को भी कुछ असामान्य दिखाई दिया हो। क्या हो रहा है? इसी समय चेनफा ने भी वांग युदाओ को देखा, फिर गंभीर चेहरे के साथ खड़े हुए और पूछा, क्या हो रहा है? हवा में खून की गंध इतनी तेज क्यों है? जंगली भेड़िए हैं। चेनफा की ओर मुड़कर वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसने इस जंगल में जंगली भेड़ियों से सामना होने की उम्मीद नहीं की थी। जंगली भेड़िए कभी अकेले नहीं आते। और इसी समय वांग युदाओ और चेनफा ने जमीन को हल्का सा कांपते हुए साफ महसूस किया। उसी समय एक जंगली जानवर की गंध उनकी ओर दौड़ी। तुरंत वांग युदाओ के हाव भाव बदल गए। अरे, भेड़ियों को यहाँ कौन लाया है? अपनी जांघ पर थपथपाते हुए वांग युदाओ को कैसे पता नहीं चला कि यह शोर क्या है? पहले भी भेड़ियों के एक झुंड ने उसका पीछा किया था, लेकिन उसने उन्हें जल्दी ही पहचान लिया था और जल्दी से भाग गया था। अगर वह भेड़ियों के झुंड से घिरा होता तो ये परेशानी का सबब होता। भेड़िए फुर्तीले होते हैं और उनके दांत तीखे होते हैं। अगर काट भी लिया जाए तो कोई मजाक नहीं होता। वांग युदाओ के बोलने के बाद चेनफा के हाव भाव भी बदल गए। उसने जंगल में घुसने के बाद भेड़ियों का झुंड, इससे पता चलता है कि इस जंगल में काफी जंगली जानवर हैं। अगर भेड़ियों के झुंड थे तो बाघ और तेंदुओं का क्या? ये तो जरा ज्यादा ही हो गया। आवाज नजदीक आती गई और इसी दौरान उन दोनों के पास ही घास से एक व्यक्ति अचानक कूद पड़ा। उस व्यक्ति ने चुस्त दुरुस्त पोशाक पहनी हुई थी और हरे रंग की टोपी पहनी हुई थी। वांग युदाओ और चेनफा को देखकर वह बस एक पल के लिए रुका और फिर सीधे पास की चट्टान की ओर कूद पड़ा। एक छलांग के साथ वह एक बंदर की तरह कुछ ही हरकतों में चट्टान पर चढ़ गया। अच्छा नहीं, चलो। इस व्यक्ति को देखकर वांग युदाओ को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि यह वही व्यक्ति है जो पहले उसका पीछा कर रहा था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति पीछे मुड़ेगा। तो ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति का वापस लौटते समय भेड़ियों के झुंड से सामना हो गया था। चेनफा को खींचते हुए वांग युदाओ चट्टान की ओर भागने ही वाला था कि एक भेड़िए की दहाड़ ने उसे रोक दिया। उसने ऊपर देखा और पाया कि चट्टान के ऊपर कई जोड़ी डरावनी आंखें थीं। उनके रूप को देखकर भेड़ियों के अलावा और क्या हो सकता था? धिक्कार है, इन जानवरों ने ऊंची जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसकी भौहें तन गईं और इसी समय उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं, भेड़ियों का एक बड़ा झुंड वांग युदाओ की ओर दौड़ रहा था और भेड़ियों के झुंड के आगे 3 लोग भी तेजी से दौड़ रहे थे। वे भेड़ियों के झुंड से ज्यादा दूर नहीं थे।
चून की चट्टान पर भेड़िए भी थे, इसलिए हरी टोपी वाला आदमी, जो आधी चढ़ाई चढ़ चुका था, बस दांत पीसकर अनिच्छा से जमीन पर कूद गया। आओ! भेड़ियों की चीखें उठती गिरती रहीं, सीधे वांग युदाओ और बाकी लोगों को 3 परतों में घेर लिया। इन लोगों में, जाहिर है, गंजा आदमी, लंबे बालों वाला आदमी और वह व्यक्ति शामिल था जिसकी हथेली पर चेनफा ने पहले चाकू मारा था, और दूसरा हरी टोपी वाला आदमी था। वांग युदाओ और चेनफा तो ठीक थे, लेकिन लंबे बालों वाला गंजा आदमी और वे तीनों जिनकी हथेलियों में छुरा घोंपा गया था, थोड़ा दूर खड़े थे। उन्होंने वांग युदाओ के हथकंडे पहले भी देखे थे, इसलिए वे वांग युदाओ के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होना चाहते थे। हालांकि अब जब उन्होंने देखा कि वांग युदाओ उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था और इस समय भेड़ियों के झुंड का घेरा भी सिकुड़ने लगा था, इसलिए वे केवल अंदर की ओर ही बढ़ सकते थे। हरी टोपी वाला आदमी स्थिति को देखकर भौंचक्का हो गया। चारों ओर की डरावनी आंखें घनी होती जा रही थीं और घेरा छोटा होता जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह घेरा बहुत घना था। अगर वहां केवल कुछ दर्जन भेड़िए होते तो वह थोड़ी सावधानी बरतते हुए भेड़ियों के शरीर पर कूदकर पैर रख सकता था और वह पल भर में बाहर निकल जाता। लेकिन अब वह बाहर बिल्कुल नहीं देख सकता था और इन भूखे भेड़ियों के शरीर सामान्य भेड़ियों से थोड़े बड़े लग रहे थे। भाई, हम साथ में बाहर क्यों न चलें? एक पल की हिचकिचाहट के बाद घेरा और नजदीक आता देख हरी टोपी वाले आदमी ने आखिरकार वांग युदाओ की तरफ अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा मुस्कुराया, चेनफा की तरफ देखा, सिर हिलाया और फिर बोला, चलो साथ चलते हैं, ये लोग थोड़े ज्यादा हैं। अगर सिर्फ वो और चेनफा होते तो वे जरूर निकल पाते, लेकिन अगर वे दोनों ऐसे ही चले गए तो बचा हुआ गंजा आदमी, लंबे बालों वाला आदमी और वो आदमी जिसकी वांग युदाओ से पहले दुश्मनी थी, शायद भेड़ियों के मुंह में ही मर जाएंगे। वांग युदाओ की बातें सुनकर वह आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने बाकी तीनों की तरफ देखा और फिर सिर भी हिला दिया। पैकेट खोलकर वांग युदाओ बहुत खुश हुआ। उसने एक सबमशीन गन निकाली और चेनफा को दे दी, साथ ही गोलियों की एक लड़ी भी। और ढूंढने पर उसे पता चला कि उसमें 3 स्टन बैटन भी थे। कुछ लोगों को देखते हुए वांग युदाओ ने उन्हें लंबे बालों वाले आदमी और बाकी लोगों की ओर फेंका, जबरदस्ती पकड़ो और हमारे पीछे आओ। ये देखकर कि वांग युदाओ ने सचमुच उन पर हथियार फेंके थे, वे तीनों स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए, लेकिन एक पल बाद उन्होंने भी जोर से सिर हिलाया। तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है ना? हरी टोपी वाले आदमी की ओर मुड़कर वांग युदाओ ने पूछा। जरूरत नहीं है। वांग युदाओ की बात सुनकर हरी टोपी वाले आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। इस जगह पर लगभग सभी ने अपने बारे में सोचा, खासकर इन हवाई आपूर्ति के साथ। ये चीज़ें बहुत कीमती थीं और वांग युदाओ ने वास्तव में इन्हें दूसरों के साथ साझा किया। हालांकि वे केवल 3 पुलिस की लाठियां थीं, फिर भी ये पहले से ही बहुत अच्छी थीं। आह उफ! और ठीक इसी समय चट्टान पर खड़े भेड़ियों के सरदार ने अचानक चीख मारी। पास ही खड़े भेड़ियों ने अपने नुकीले दांत दिखाए, कुछ बार फुसफुसाए और फिर पलक झपकते ही वांग युदाओ और बाकियों पर सीधे हमला कर दिया। हमलावर भेड़ियों को देखकर वांग युदाओ ने दांत पीस लिए और एक भेड़िए को सीधा मुक्का मारा। हवा में उछला भेड़िया वांग युदाओ के मुंह से वापस उड़ गया। इस पर उसके आसपास के सभी लोग भी हरकत में आ गए। अगर उन्हें ऐसे हिंसक तरीकों से बचना था तो उन्हें एक साथ रहना होगा। एक के बाद एक भूखे भेड़िए वांग युदाओ और बाकियों पर झपटे, लेकिन समूह ने अपनी अपनी तरफ बचाव करते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ते हुए। हालांकि यह थोड़ा धीमा था, लेकिन वे सचमुच बाहर निकल रहे थे। एक बार जब वे पेड़ों पर चढ़ जाते तो वे जुड़ी हुई शाखाओं के जरिए तेजी से इस जगह से निकल सकते थे। चूंकि वांग युदाओ ने जिस चट्टान को शुरू में ढूंढा था वह जंगल से थोड़ी ही दूरी पर थी, इसलिए ये धीमी गति लगभग 10 मिनट तक चलती रही। आखिरकार उन्हें जंगल लगभग 10 मीटर दूर दिखाई दिया। जंगल को देखकर सभी का उत्साह बढ़ गया और उनकी लाठियां और मुट्ठियां एक बार फिर हरकत में आ गईं और वे बार बार उन भूखे भेड़ियों को रोकने लगे। 2 मिनट बाद वे आखिरकार जंगल पहुंच गए। 2 कदम और आगे बढ़ने के बाद समूह तेजी से पेड़ों पर चढ़ गया। चूंकि जंगल घना था, इसलिए अगर वे एक पेड़ पर चढ़ जाते तो दूसरे पर आसानी से चढ़ सकते थे। इसलिए थोड़ी सावधानी से वे पेड़ बदल सकते थे और फिर इस शापित जगह से निकल सकते थे। जैसे ही आखिरी व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा, नीचे भेड़ियों का झुंड लगभग उन्मत्त हो गया, मानो पूरी तैनाती के बावजूद वे खाली मुंह लौट रहे हों। इसलिए एक के बाद एक भूखे भेड़िए लगभग लगातार छलांग लगाते रहे, पेड़ों पर बैठे लोगों को नीचे गिराने के इरादे से। हालांकि चूंकि वे ऊंचे थे, भेड़ियों की हरकतें अंततः नगण्य थीं। चलो जल्दी चलते हैं, अगर पेड़ गिर गए तो खतरा हो जाएगा। नीचे मुंह खोले भूखे भेड़ियों को देखते हुए वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने बगल में खड़े चेनफा से कहा, अब जबकि बाकी सब सुरक्षित हैं, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। वांग युदाओ और चेनफा तेजी से आगे बढ़े। रात हो चुकी थी और उन दोनों को पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। जब उन्होंने पहले अपने बैग देखे तो उन्हें अंदर कुछ खाना मिला।
चलो आराम करने की कोई जगह ढूंढते हैं, वांग युदाओ ने चेनफा से कहा, और पहले कुछ खा लेते हैं। फिर उसने इधर उधर देखा और आगे बढ़ता रहा। चेनफा को भी इस समय थोड़ी भूख लगी थी। वे यहाँ इतनी देर से थे कि अगर वांग युदाओ को रसद का पैकेट न मिला होता तो वह पहले ही भेड़िए का मांस खाने की कोशिश कर चुका होता। वांग युदाओ और चेनफा आगे आगे चल रहे थे और हरी टोपी वाला आदमी उनके पीछे पीछे चल रहा था। बेशक वांग युदाओ जानता था कि उसकी पूंछ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहता था कि यह आदमी क्या योजना बना रहा है। 10 मिनट से भी कम समय चलने के बाद वांग युदाओ को आखिरकार एक और अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह मिल गई। चलो पहले आग जलाते हैं, भले ही इससे दूसरे लोग आकर्षित हो जाएं। यहाँ के लोग काफ़ी डरावने थे, लेकिन चाहे जो भी हो वे घिरे नहीं। अगर वे फिर से जंगली जानवरों से घिर जाते तो आम जानवर तो ठीक रहते, लेकिन किसी बड़े जानवर से सामना थोड़ा मुश्किल होता। उसने 3 आग जलाईं, एक बड़ा सा त्रिभुज, और वांग युदाओ ने भी त्रिभुज के बीच में अपने लिए आग जलाई। फिर उसने खाना निकाला और चेनफा की ओर रोटी का एक टुकड़ा फेंका। उसने पास के जंगल की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पुकारा, क्या अभी भी बाहर नहीं आ रहे हो? तुम किस लिए छुप रहे हो? इस आदमी में वाकई बहुत लगन थी, जो उसके और चेनफा के पीछे पीछे इतनी दूर तक आ रहा था। वांग युदाओ की पुकार सुनकर हरी टोपी वाला आदमी बेबस होकर बस कंधे उचका सका। फिर उसने घास को एक तरफ धकेला और बाहर चला गया। वांग युदाओ और चेनफा, जो अभी भी वहीं खड़े थे, को देखकर हरी टोपी वाले आदमी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, लीले, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? वांग युदाओ, चेनफा। खड़े होकर वांग युदाओ लीले की ओर देखते हुए मुस्कुराया। क्या तुम दोनों यहाँ नए हो? उसने वांग युदाओ और चेनफा की तरफ मुट्ठियां भींची और फिर पूछा। हाँ, बिल्कुल सही, हम अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। ये सुनकर वांग युदाओ ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हे सज्जनों, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप यहाँ से जाने का कोई विचार कर रहे हैं? वांग युदाओ को सिर हिलाते देख लीले थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला। ये कहते ही वांग युदाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसके शब्दों ने एक संवेदनशील जगह पर चोट की। शायद यहाँ कुछ लोग जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन वांग युदाओ सचमुच यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। और वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि काली जेल के लोगों ने उसे कैसे ढूंढ निकाला। लेकिन जब वह पहले पहाड़ी जंगल में दाखिल हुआ था तो उसने उस व्यक्ति को देखा था जिसे किंगरेन ने मारा था। फिर भी वह आदमी अभी भी जिंदा था। अगर उसकी गलती नहीं हुई थी तो ज़रूर, लेकिन अगर यह आदमी अभी भी जिंदा था तो उसे पता था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। शायद किंगरेन पहले इस आदमी को मार नहीं पाया था और इसके बजाय वह भाग गया था, इसीलिए वह बदला लेने आया था। आखिरकार वांग युदाओ ने फंगस राजा को पकड़ लिया था और लगभग उसकी जान ले ली थी। चेनफा चुप रहा। वांग युदाओ ने उसकी तरफ देखा। वांग युदाओ चेनफा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन चेनफा ने अब तक उसे धोखा नहीं दिया था, इसलिए वह अब भी चेनफा पर अपेक्षाकृत भरोसा करता था। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? वांग युदाओ ने एक भान उठाए, लीले की तरफ देखा, फिर अपने बगल में खड़े चेनफा से नजरें मिलाईं और पूछा। अगर इस आदमी के पास कोई रास्ता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ सहयोग कर सकता है। हे, अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। सच कहूं तो मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि अगर तुम्हारे बाहर कोई नहीं है तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। हम एक द्वीप पर हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ये द्वीप, जब तक किसी के पास नेविगेशन का अच्छा अनुभव या नक्शा न हो तब तक ढूंढना मुश्किल है। बेशक अगर तुम्हारे बाहर कोई है भी तो भी तुम्हें उनसे संपर्क करना होगा, और बाहर के लोग अक्षम नहीं होने चाहिए। पूरे द्वीप पर मजबूत सैनिक तैनात हैं और मैं खुद भी जबरदस्ती बाहर नहीं निकल सकता। वांग युदाओ और चेनफा के हाव भाव देखकर लीले को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। हालांकि उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। फिलहाल उसे यहाँ की स्थिति समझानी थी। चाहे तुम अंदर कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर बाहर कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है तो अगर तुम बिना नाव के भाग भी जाओ तो भी इस द्वीप से बच निकलना नामुमकिन है। और पूरा द्वीप निगरानीकर्ताओं से घिरा हुआ है। कोई भी गुजरता जहाज तुरंत ही पकड़ा जाएगा और शायद पानी के नीचे भी यही हाल होगा। इसलिए किसी को काली जेल से बचाना बहुत मुश्किल है। एक द्वीप, ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन एक पल बाद वह अवाक रह गया। धिक्कार है, उसे तो सीधे समुद्र में ले जाया गया था। ये बहुत बेतुका था, है ना? लेकिन वह बाहर किसी को जानता भी नहीं था। आखिरकार इस तरह का जानना कोई साधारण दोस्त तो नहीं होता। जहां तक वांग परिवार की बात है तो ये तो बिल्कुल ही असंभव था। तुम बाहर कोई संदेश क्यों नहीं भेजते? वांग युदाओ ने लीले की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, बाहर मेरा कोई नहीं है। अगर होता तो मुझे यहाँ की सारी बातें बाहर तक पहुँचाने के कई मौके मिलते। मैंने तुम्हें जो जानकारी पहले दी थी उसकी भी मैंने बहुत जोखिम उठाकर जांच की थी, लेकिन मुझे सही जगह नहीं दिखी।
यह मेरी गलती है, मैंने उसे तब देखा था, लेकिन जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा ब्लैक प्रिजन में लगभग हर कोई बहुत ही अजीब स्वभाव का, ठंडा और घमंडी इंसान है। आज तुम्हें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते देखकर मुझे लगता है कि बाहर भी तुम्हारे दोस्त जरूर होंगे। वांग युदाओ को देखकर लीले मुस्कुराया, फिर सीधा जमीन पर बैठ गया। दिन भर की थकान के कारण वह थोड़ा थका हुआ था। लीले को बैठा देखकर वांग युदाओ ने अपने बगल में बैठे चेनफा की तरफ देखा, फिर खुद भी बैठ गया। अपने बैग से पानी की एक बोतल और रोटी का एक टुकड़ा निकाला और सीधे लीले की तरफ फेंक दिया। लीले द्वारा फेंकी गई रोटी को पकड़कर लीले ने सिर हिलाया, फिर कहा, शुक्रिया। हाँ, मेरे बाहर भी लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमने अपना रास्ता पहले ही तय कर लिया था और अब हमें तुम्हें भी शामिल करना है। लीले की ओर देखते हुए वांग युदाओ मुस्कुराया, फिर अपनी बाहें क्रॉस करके मुस्कुराते हुए बोला। ये शब्द आधे सच थे। वांग युदाओ और चेनफा वाकई जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि पूरी काली जेल के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत उथली थी। अगर वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाते तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करता। अब वह सोच रहा था कि मिशन जल्दी से पूरे कर लिए जाएं, और बेहतर होगा कि अपनी शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक को 1 या 2 स्तर तक उन्नत कर लिया जाए। पहले स्तर की शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक ने वांग युदाओ को पहले ही इतना शक्तिशाली बना दिया था, दूसरे स्तर या तीसरे स्तर का क्या? तब तक हो सकता है कि उसने अपने शरीर को इस हद तक बदल लिया हो कि उसे आग्नेयास्त्रों से भी डर न लगे। क्या वह अब भी बाहर खड़े उन पहरेदारों से डरेगा? किसी देवता को आमंत्रित करना आसान है, लेकिन उसे विदा करना मुश्किल। इस जगह पर सीधे लाए जाने के बाद वांग युदाओ इसे यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। और वांग युदाओ की बातें सुनकर लीले थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, भोला मत बनो। अगर यह काली जेल सचमुच इतनी साधारण होती तो अंदर के कुछ लोग बहुत पहले ही निकल गए होते। पूरी काली जेल में मेरे जैसा कोई व्यक्ति हाशिए पर ही माना जा सकता है। मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बहुत हैं, लेकिन क्या ये सब लोग काली जेल में सुरक्षित नहीं रहे? तुम्हारे अपार्टमेंट में तो कोई बूढ़ा आदमी होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है तुम भी समझ सकते हो कि बूढ़ा आदमी साधारण नहीं है ना? सच कहूं तो पूरी काली जेल में उस बूढ़े आदमी जैसे कम से कम 20 लोग हैं। ये शब्द निकलते ही न सिर्फ चेनफा बल्कि वांग युदाओ भी भौंचक के रह गए। कम से कम 20? उसने उस बूढ़े आदमी को पहले कैसे नहीं देखा होगा? वांग युदाओ के शुरुआती अंदाजे के मुताबिक शायद वह उसे अभी एक हाथ से भी नहीं हरा सकता। ये काली जेल इतने सालों से टिकी हुई है, इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। इतने सालों से जो ताकतवर लोग बचे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये लोग यहाँ रोमांच ढूंढने, विरोधियों की तलाश में हैं। जरा सोचिए, कौन सी जगह इतनी ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर सकती है? इसका एक ही जवाब है, और वो है काली जेल, लीले ने गंभीर भाव से कहा। क्या कोई और ताकत नहीं है जो विरोधी हो सकती है? वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने इस तथाकथित काली जेल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बेशक यह उसके लोगों की वजह से भी हो सकता है। आखिरकार वांग युदाओ पहले भी एक साधारण इंसान ही था, वह इस मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है? हाँ, लीले ने वांग युदाओ की तरफ देखा। क्या? वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने यूं ही पूछा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि असल में कोई ताकत होगी। सफेद ढाल, काली जेल का कट्टर दुश्मन सफेद ढाल है, लीले ने कहा। ये सुनकर वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये कैसी ताकत थी? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। ठीक है, अच्छा, तुमने पहले कहा था कि यहाँ के कुछ कर्मचारी मूल रूप से कैदी थे। वांग युदाओ ने मन में एक प्रेरणा की किरण जगाए झट से पूछा। वांग युदाओ की बात सुनकर लीले ने सिर हिलाया। ब्लैक प्रिजन इतने सालों से इस दुनिया में मौजूद है और इसके निरंतर अस्तित्व का स्वाभाविक रूप से एक कारण है। और कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी दुर्जय क्यों न हो, उसके भीतर अनंत शक्तियां नहीं हो सकती। इसलिए कुछ पूर्व शीर्ष विशेषज्ञ धीरे धीरे ब्लैक प्रिजन में समाहित हो गए। यही कारण है कि ब्लैक प्रिजन आज भी कायम है। बिल्कुल सही। जरा सोचिए, जब इतने सारे शक्तियां एक साथ इकट्ठा होती हैं तो एक ऐसी अवधारणा है। ये तो बिल्कुल स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्तित्व है। हालांकि कुछ लोग जेल में नहीं आए हैं, लेकिन अतीत के कुछ प्रसिद्ध लोगों में से लगभग 40% यहाँ लाए गए हैं। और जिन लोगों को ब्लैक प्रिजन स्टाफ के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, वे वास्तव में बहुत कम हैं। शायद यहाँ 1000 लोगों में से केवल 3 या 4 ही होंगे। लीले की बातें सुनकर वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर यह सच है तो ये जगह वाकई कुछ डरावनी है। तो तुम्हारे लिए बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं इस काली जेल से बहुत कुछ सह चुका हूँ। बाहर मेरे कुछ काम अभी भी अधूरे हैं, इसलिए पिछले कुछ सालों से मैं भागने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। पानी का घूंट लेते हुए लीले ने आगे कहा, अब जब मैं तुम दोनों से मिल चुका हूँ तो मुझे लगता है कि हम साथ काम कर सकते हैं। लीले को देखते हुए वांग युदाओ और चेनफा ने एक दूसरे को देखा।
चेनफा की बातें काफ़ी तार्किक थीं और इस तरह काफ़ी परेशानी से बचा जा सकता था। अगर वह और चेनफा बिना किसी की मदद के बाहर निकलना चाहते थे तो उन्हें पहले पूरी काली जेल से परिचित होना होगा। इलाके से परिचित होने और पूरे द्वीप की सही स्थिति जानने के बाद ही वे कोई योजना बना सकते थे। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लेकिन वांग युदाओ और चेनफा को नींद नहीं आ रही थी। जब वे बाहर थे तब किसी ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि काली जेल के कर्मचारी किसी और का वेश धारण कर रहे होंगे, इसलिए वांग युदाओ अभी भी बहुत सतर्क थे। मुझे इस बारे में सोचने दो, कैसा रहेगा। काफ़ी देर बाद वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। वांग युदाओ सचमुच ऐसे किसी व्यक्ति पर एक साथ भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि लीले को इससे कोई गुस्सा नहीं आया और वह मुस्कुराए। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। लीले, जो जमीन पर बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और फिर वांग युदाओ की ओर मुट्ठियां बांधकर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लीले की आकृति को अंधेरे में गायब होते देख चेनफा, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला, यह आदमी असामान्य है, थोड़ा अजीब है। सचमुच। लीले जिस दिशा में गया था उस ओर देखते हुए वांग युदाओ ने एक टहनी से माचिस जमीन पर मारी। अच्छा, आज रात ज्यादा ध्यान रखना, पहले आराम कर लेना। यहाँ के लोग ऐसे हैं जो हड्डियां थूके बिना ही दूसरों को खा जाते हैं। हमें भी यहाँ 10 दिन रुकना है, इसलिए सोना जरूरी है। मैं थोड़ी देर पहरा दूंगा और जब तुम उठोई तो मेरी मदद कर देना। इस जंगल में आमतौर पर खतरा सिर्फ बाहरी अपार्टमेंट के निचले स्तर के लोगों से होता है और थोड़ी ऊंचाई पर जंगली जानवर रहते हैं, और उससे भी ज्यादा खतरा तो ऊपरी मंजिल पर रहने वालों से है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा असल में काली जेल से भेजे गए लोग हैं। ये लोग इस जंगल युद्ध में सबसे बड़ा खतरा हैं। जंगल में रात के समय जंगली जानवर उत्पात मचाते थे। दहाड़ें गूंजती थीं, जो काफ़ी डरावनी होती थीं। वांग युदाओ की आग जानवरों को भगाने के लिए थी, लेकिन वह सोने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उसने शुरू में आग बुझाने का इरादा किया। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। दरअसल जंगल युद्ध में अकेले यात्रा करने वाला लगभग हर व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़कर रात भर रुक जाता था। बेशक रात भर बेचैन लोग भी घूमते रहते थे। इनमें से ज्यादातर लोग असल में काली जेल से थे। तभी वांग युदाओ, जो अभी भी एक टहनी से आग को कुरेद रहा था, अचानक कुछ धीमी आवाजें सुनाई दीं। क्या वे यहाँ हैं? वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनके दिल में तनाव का एक संकेत था। कैदी या काली जेल के लोग? थोड़ी भौहें चढ़ाकर वांग युदाओ हिले नहीं। चूंकि ये लोग आ चुके थे तो उसे भी कोशिश करनी चाहिए थी। आखिरकार वह इतने लंबे समय से यहाँ था, और जब वह पहली बार आया था तब अखाड़े में कुछ बार खेलने के अलावा उसने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की थी। अंधेरे में 3 काले कपड़े पहने आदमी तेजी से पास आए। उनमें से प्रत्येक के सिर पर भेड़िए के सिर का निशान था। तीनों आदमियों की दिशा ठीक उसी तरफ थी जहां वांग युदाओ था। ये कहा जा सकता है कि बहुत कम लोग ऐसी जगह पर रात में आग जलाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि एक बार यहां घुसने के बाद ज्यादातर लोग चुपचाप छिप जाते थे, जंगल युद्ध के खत्म होने का इंतजार करते थे। इसलिए वांग युदाओ जैसा कोई नहीं था जो रात में आग जलाकर अपनी स्थिति उजागर कर सके। ये तीनों आदमी 3 अलग अलग दिशाओं से आए थे, जाहिर है एक साथ नहीं। हालांकि उनके शरीर पर भेड़िया राजा के निशानों को देखते हुए ये तीनों निश्चित रूप से काली जेल के लोग थे। इस समय वांग युदाओ पहले ही चेनफा का अभिवादन कर चुके थे। 3 लोगों के आने से कोई नहीं कर सकता था, यहाँ चोट लग सकती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वांग युदाओ ने चेनफा को जगाया। आसपास के 100 मीटर के दायरे में ही पदचिह्न दिखाई देने लगे थे। वांग युदाओ उदासीन लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और आवाज के स्रोत की ओर देखा, और जैसे ही वांग युदाओ ने ऊपर देखा, एक काले कपड़े वाला आदमी वहां प्रकट हुआ। वह आधा नकाबपोश था, दुबला पतला शरीर और रात में बाज जैसी आंखें। तभी दूसरी 2 दिशाओं से 2 और लोग प्रकट हुए। उनके कपड़े पूरी तरह काले थे और उनके कपड़ों पर एक भेड़िया राजा का निशान भी था। सचमुच भेड़िया राजा के निशान को देखकर वांग युदाओ मन ही मन समझ गया। ये भेड़िया राजा का निशान असल में काली जेल का प्रतीक था। उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था? तुम रात में तेज आग जलाने की हिम्मत करने वाले पहले व्यक्ति हो, है ना? तभी वांग युदाओ ने जिस व्यक्ति को पहली बार देखा था वह बोला। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, मानो कोई छद्म आवाज हो। हाँ, नया आया है, अभी अभी आया है, उसे कुछ ज्यादा पता नहीं है। क्या यहाँ आग नहीं जला सकते? वांग युदाओ ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आग से खेलना जारी रखा। वांग युदाओ की बातें सुनकर उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और कुछ नहीं कहा। उसकी पीठ के पीछे जो हाथ था वह अचानक हिल गया और वांग युदाओ के बाएं और दाएं तरफ खड़े लोगों ने अचानक हमला कर दिया, सीधे वांग युदाओ के सिर पर निशाना साधते हुए। जैसे ही ये दोनों आगे बढ़े, चेनफा, जो पहले सो रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जमीन पर अपनी हथेली से थपथपाया और उछल पड़ा, और दोनों के बीच
एक एक तरफ एक एक करके एक प्रारंभिक भिड़ंत में शामिल हो गया। शायद क्योंकि यह सिर्फ पहला कदम था, चेनफा ने उनमें से हर एक की हथेली रोकने में कामयाबी हासिल कर ली और चेनफा की हथेली ने उन दोनों को सीधे कई कदम पीछे धकेल दिया। और जब चेनफा ने इस कदम को रोका तो उस आदमी ने, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, एक हल्की हम की आवाज़ निकाली, अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल बाद व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर आते ही मैं इतने शक्तिशाली व्यक्ति से मिलूंगा। हमला। चेनफा और वांग युदाओ को देखकर ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से थोड़ा गुस्से में था। उसने हाथ हिलाया और खुद ही पहला हमला किया। इस व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करते देख वांग युदाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने बगल में खड़े चेनफा की ओर देखा और दोनों भी जल्दी से चकमा दे गए। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के पास 3 लोग थे और उनमें से प्रत्येक काफी कुशल था। दोनों ने सावधानी से उनका सामना किया, जबकि वांग युदाओ चकमा देता रहा। अगर वह चकमा नहीं भी दे पाता तो भी वह जोर से मुक्का झेल लेता। यह एक हथेली का वार था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ा जिसने उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास दिया। वह सचमुच देखना चाहता था कि वह कौन है। 5 लोग एक अराजक लड़ाई में लड़ रहे थे और उनमें से कोई भी आम इंसान नहीं था। इस तरह की लड़ाई में तभी दोनों को वांग युदाओ की तरफ एक कमजोरी नजर आई। वे तुरंत वांग युदाओ की ओर दौड़े। उनमें से एक की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी, उनमें निर्दयता की झलक दिखाई दी और फिर चुपचाप वांग के पीछे प्रकट हो गया। युदाओ ने सीधे वांग युदाओ के मुकुट पर अपनी हथेली से वार किया। चेनफा किसी और से लड़ रहा था, लेकिन वह भी ध्यान दे रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वांग युदाओ पर 2 लोगों द्वारा हमला होते देख वह तुरंत चिल्लाया, वांग युदाओ सावधान। चेनफा की चीख सुनकर वांग युदाओ को तुरंत अपने सिर के ऊपर खतरा महसूस हुआ। संकट के एक जबरदस्त एहसास ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। बिना सिर घुमाए वांग युदाओ तेजी से आगे की ओर झुका। अचानक उसे अपनी पीठ में जलन का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे चोट लगी है। वांग युदाओ ने एक मुक्का मारा जो उसके पीछे खड़े व्यक्ति की छाती पर लगा। इस समय वांग युदाओ को सिर्फ अपनी पीठ में जलन महसूस हुई और वांग युदाओ के मुक्के से छाती पर लगा वह व्यक्ति अचानक लाल हो गया। हालांकि वांग युदाओ का मुक्का जल्दबाजी में मारा गया था, लेकिन उस मुक्के में छिपी शक्ति लगभग पूरी तरह से वांग युदाओ की थी। उस आदमी का चेहरा लाल हो गया और फिर उसने मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया। वांग युदाओ को चोट लगी और चेनफा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। चेनफा से लड़ रहा व्यक्ति अपने साथी को घायल देखकर लड़ने की इच्छाशक्ति खो बैठा। जल्दी से अपने साथी की तरफ पीछे हटा, सीधे उसका साथ दिया और जंगल में गायब हो गया। चेनफा वांग युदाओ के पास तुरंत प्रकट हुए और वांग युदाओ के चेहरे को देखा, जो मोम के कागज की तरह सफ़ेद था। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था कि हालांकि वांग युदाओ पिछले व्यक्ति के बेताब हथेली के वार से बच गए थे, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल थे। कैसे हो? वांग युदाओ के उदास चेहरे को देखकर चेनफा ने जल्दी से पूछा। जाओ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये जानते हुए कि इस बार उसकी चोट थोड़ी गंभीर है, वांग युदाओ ने जल्दी से चेनफा को बताया। ये सुनकर चेनफा ने तुरंत पैकेट उठाया, वांग युदाओ की मदद की और तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। सब लोग जा चुके थे और उस जगह की अराजक स्थिति ही बता रही थी कि यहाँ पहले भी भयंकर युद्ध हुआ था। इस समय एक छोटी सी पहाड़ी गुफा के अंदर चेनफा ने राहत की सांस लेने से पहले वांग युदाओ को धीरे से एक पत्थर पर लिटाया। इस समय वांग युदाओ का चेहरा भी पीला पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने वांग युदाओ की पीठ पर जो वार किया था उससे उसे अभी भी काफी नुकसान हुआ है। रात धीरे धीरे बीतती गई और जानवरों की दहाड़ धीरे धीरे कम होती गई। इस रात कौन जाने कितने लोग मारे गए और कितना खून बहा। खैर, वांग युदाओ ने पहले ही 3 लोगों को देख लिया था। ये तो बस पहला दिन था। कोई सोच सकता है कि 10 दिन बाद यहाँ कितने लोग मरेंगे। आसमान धीरे धीरे हल्का हो गया और जब सूरज की पहली किरण जंगल में चमकी तो न जाने कितने लोगों ने राहत की सांस ली। रात हमेशा कत्लेआम की शुरुआत होती है, इसलिए कुछ लोगों के लिए ये रात सबसे डरावनी भी होती है। शुक्र है वहाँ शुद्धिकरण कला थी। हालांकि अगर वह चेनफा के साथ इसी तरह रहा तो वह चेनफा को जरूर नीचे खींच लेगा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए वांग युदाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब चेनफा ने वांग युदाओ को आंखें खोलते देखा तो उसने भी राहत की सांस ली। अगर इस जगह कोई गंभीर चोट लगती तो वह निश्चित रूप से घातक होती। हालांकि वांग युदाओ का चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी क्यूई अब ठीक लग रही थी। इसे पी लो। वांग युदाओ को जागते हुए देखकर चेनफा ने वांग युदाओ की ओर लाल तरल की एक बोतल फेंकी। फिर उसने अपने बैग में कुछ और चीजें भी ढूंढीं। चेनफा द्वारा फेंका गया लाल तरल देखकर वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया। उसने ढक्कन खोला और खून की एक गंध ने उसे तुरंत घेर लिया। हिरण का खून, ये बहुत पौष्टिक होता है। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया, फिर आश्चर्य से चेनफा की ओर देखने लगा।
जंगल में प्रवेश करने से एक रात पहले उसने हिरण का खून पीने का एक मिशन स्वीकार किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेनफा संयोग से अपने मिशन के लिए लक्ष्य वस्तु पालेगा। वांग युदाओ ने एक लंबी सांस ली, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और हिरण के खून की पूरी बोतल गटक गया। इससे पहले जब चेनफा इधर उधर घूम रहा था तो उसने एक हिरण देखा और उसे तुरंत नीचे गिरा दिया, यहाँ तक कि हिरण को वापस भी ले गया। अब तक वे शायद हिरण का मांस भी खा सकते थे। हिरण का खून पीते ही वांग युदाओ ने अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस की। उसी समय वह यांत्रिक आवाज फिर से प्रकट हुई। वांग युदाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अचानक खोल दीं। कल का पैकेट लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ मसाले बाकी हैं। मैंने अभी अभी एक हिरण का शिकार किया है जो हम दोनों के खाने के लिए काफ़ी है। चेनफा द्वारा दिए गए भुने हुए मांस को देखकर वांग युदाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस उसे उठाकर खा लिया। कुछ ही देर बाद उसका पेट भर गया। जल्दी करो और आराम करो, यहाँ चोट लगना जानलेवा हो सकता है। कल रात तुमने किसी को घायल कर दिया और वह व्यक्ति उसे जाने नहीं देगा। शायद वह हमें थका देने की कोशिश भी करेगा। चेनफा ने सिर हिलाया और जल्दी से कहा, अगर उस व्यक्ति ने दोस्तों को बुलाया तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। जंगल में जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और पक्षी कमजोर नहीं होते, बल्कि इंसानों के बीच का संघर्ष ही मुख्य घटना है। चूंकि हम जंगल युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं, अगर हम कुछ नहीं निकालेंगे तो ये सचमुच एक व्यर्थ यात्रा होगी। चेनफा ने वांग युदाओ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। वह चेनफा की बातों से असहमत नहीं था। ऐसी जगह में दूसरों को मौका देना अपने लिए मौत का रास्ता छोड़ देने के बराबर था। जब निर्दयी होने का समय हो तब भी निर्दयी होना ही पड़ता है। वांग युदाओ और चेनफा दोपहर तक गुफा में रहे और फिर धीरे धीरे बाहर निकल आए। पिछली रात की घटनाएं कुछ लोगों की यादों में गहराई से अंकित होंगी। हालांकि यह जंगल विशाल है, कोई भी समझदार व्यक्ति इसके सबसे गहरे हिस्सों में नहीं जाएगा। हालांकि जब तक कोई बाहर घूमता रहेगा, लोगों से मुठभेड़ हो सकती है और फिर युद्ध अपरिहार्य हो जाएगा। फिर दोनों जंगल में आगे बढ़े और जैसे जैसे वांग युदाओ और चेनफा जंगल से गुजरे, उन्होंने कई युद्ध क्षेत्र भी देखे, जिनमें कुछ खून से लथपथ जगहें भी शामिल थीं, जो ऐसी लग रही थी मानो जंगली जानवरों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। जैसे जैसे वांग युदाओ और चेनफा जंगल से गुजरे, उनका सामना कई बड़े जीवों से भी हुआ। बेशक ये सभी एक ही गोली से मारे गए, चेनफा से। हालांकि गोलियों को बचाने के लिए वांग युदाओ ने छोटे जीवों से सीधे मुकाबला किया। धीरे धीरे वांग युदाओ की चोटें भी धीरे धीरे ठीक होने लगीं और सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूबने लगा था। जाहिर है जंगल में सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता था। अगर आप भाग्यशाली रहे तो दिन भर आपका किसी से सामना नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब रही तो बस कुछ कदम चलने पर ही आपको खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और वांग युदाओ और चेनफा ऐसे लोग थे जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। दरअसल वे दिन भर पैदल चलते रहे थे, लेकिन किसी और से नहीं मिले थे, बल्कि कई युद्ध क्षेत्रों से गुजरे थे। हालांकि ऐसी अच्छी किस्मत का भी एक अंत था। शाम के 5-6 बजे के आसपास वांग युदाओ और चेनफा को एक बार फिर लोगों का सामना करना पड़ा और वे जिंदा थे। इससे वांग युदाओ को थोड़ी राहत मिली, वरना उन्हें लगता कि इस लानत वाली जगह के सभी लोग मारे गए हैं। अरे भाइयों, आज्ञाकारी होकर अपने जीवन मरण के टैग हमें सौंप दो। इस समय वांग युदाओ और चेनफा के सामने 3 लंबे चौड़े विदेशी लोग धाराप्रवाह चीनी भाषा में बात कर रहे थे। वे तीनों काफी देर से अंदर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई निशाना नहीं मिल रहा था। उन्होंने पहले रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने वाले थे उन्हें 2 लोग मिल गए। इससे वे बहुत खुश हुए। अचानक प्रकट हुए 3 लोगों को देखकर वांग युदाओ और चेनफा मुस्कुरा उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिकारियों की 2 टीमें आपस में मिलेंगी। अब बस ये देखना था कि किसकी क्षमता ज्यादा है, और फिर यह साफ हो जाएगा कि कौन शिकार बनेगा और कौन मारा जाएगा। अरे असल में हम भी शिकार की तलाश में हैं। अपने जीवन मरण के टैग दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। चेनफा हल्के से मुस्कुराया, तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सीधे सामने खड़े 3 लोगों पर तान दी। किसी को बंदूक निकालते देखकर तीनों आदमी चौंक गए, लेकिन उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं जताया। फिर भी वे अपनी जगह पर खड़े रहे और उनके हाव भाव थोड़े अप्रिय थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के पास असल में बंदूकें होंगी। और जैसे ही तीनों आदमी धीरे धीरे अपनी जेबों में हाथ डाल रहे थे, उनमें से एक ने अचानक हरकत की। जाहिर है ये तीनों इतनी जल्दी समझौता करने को तैयार नहीं थे। हालांकि उसकी हरकतें काफ़ी तेज थीं, चेनफा की हरकतें उस आदमी से कहीं ज़्यादा तेज थीं। जैसे ही वह व्यक्ति हिला, गोली चलने की आवाज़ आई और वह व्यक्ति तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। देखकर देखा तो पता चला कि उस व्यक्ति के गले बेला में गोली लगी थी। ये दृश्य बाकी दोनों को बहुत चौंका गया।
इससे पहले उनके भाई ने अचानक कदम उठाया था, लेकिन यह व्यक्ति इतनी सटीकता से निशाना लगा पाया और एक ही गोली में मार गिराया। इससे वे कुछ हैरान हुए। तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे बदमाशों, तुम जीने से थक गए होगे। चेनफा ने मुस्कुराते हुए बचे हुए दोनों आदमियों को देखा और फिर बंदूक दूसरे व्यक्ति की ओर घुमाते हुए कहा, सामान छोड़ दो या अपनी जान भी छोड़ दो। चेनफा की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से अपने जीवन मरण के टैग निकाले और जमीन पर फेंक दिए और फिर धीरे धीरे पीछे हटकर चले गए। दोनों को जाते हुए देखकर वांग युदाओ थोड़ा मुस्कुराया, चेनफा की ओर इशारा किया और फिर जमीन पर पड़े दो जीवन मरण के टैग की ओर चल दिया। चेनफा भी उस आदमी की ओर बढ़ा जिसे उसने गोली मारी थी, उसके शरीर से जीवन मरण का टैग उतारने की तैयारी में। और जैसे ही वांग युदाओ का हाथ जीवन मरण के टैग को छूने ही वाला था, अचानक दो गोलियां चलीं। वांग युदाओ के हाव भाव एकदम बदल गए और वह तेजी से पीछे हट गया। दो गोलियां वांग युदाओ के शरीर को छूती हुई उस जगह पर लगी जहां वांग युदाओ खड़ा था। उसी समय चेनफा ने भी इस असामान्य स्थिति को भांप लिया और तेजी से झुक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई और इसका फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है। वांग युदाओ पीछे हटा, तेजी से पास के एक छोटे से टीले पर पहुंचा और फिर चेनफा की ओर देखा। सावधान, एक स्नाइपर है। क्योंकि चेनफा अभी भी अपनी जगह से ज्यादा दूर नहीं था, बस लेटा हुआ था, उसकी स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक थी। वांग युदाओ की याद दिलाते हुए चेनफा ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि गोलियों की आवाज़ कब सुनाई दी थी और यहाँ एक से ज्यादा स्नाइपर थे। सबसे अहम बात यह थी कि चूंकि उसका ध्यान अभी लाश पर था, इसलिए वह अपने बगल वाले स्नाइपर की स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। और इस समय वह खुद भी गोलीबारी की सीमा में था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह लापरवाही से आगे बढ़े। चेनफा ने अपने पीछे खड़े वांग युदाओ को इशारा किया और धीरे से अपनी बंदूक एक तरफ कर दी। अब सिर्फ वांग युदाओ ही दुश्मन को अपनी ओर खींच सकता था, जिससे वह स्नाइपर की स्थिति का पता लगा सके, वरना परेशानी हो सकती थी। चेनफा का इशारा देखकर वांग युदाओ उसका मतलब समझ गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने पैरों की ओर देखा, फिर मुट्ठी भर कंकड़ उठाए और जल्दी से लुढ़क गया। और जैसे ही वांग युदाओ लुढ़का, गोलियों की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। जैसे ही वांग युदाओ ने अपनी जगह बदली और गोलियों की आवाज़ फिर से सुनाई दी, वांग युदाओ ने अचानक एक कंकड़ फेंका। इस समय चेनफा, जो पहले वांग युदाओ के सामने था, ने तुरंत अपने पास रखी बंदूक उठाई, तेजी से अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र वांग युदाओ के कंकड़ पर टिकी रही और उसने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींचकर गोली चला दी। चेनफा ने तुरंत अपना निशाना बदला और निर्णायक रूप से उस जगह की ओर पीछे हट गया जहां वांग युदाओ पहले छिपा हुआ था, जबकि वांग युदाओ भी तेजी से पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। चेनफा को सुरक्षित देखकर वांग युदाओ ने उसे अंगूठा दिखाया। इससे पहले चेनफा वांग युदाओ के सामने था, इसलिए वह ये नहीं देख पा रहा था कि उसके पीछे वाला व्यक्ति किस दिशा से गोली चला रहा है। हालांकि सुनने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, लेकिन ये केवल एक ही स्नाइपर तक सीमित थी। लेकिन यहाँ एक से ज्यादा स्नाइपर थे, इसलिए जब वांग युदाओ सामने आया और स्नाइपर की गोली की दिशा देखी, तो वांग युदाओ ने तुरंत चेनफा के निशाने पर एक कंकड़ फेंका। क्या तुमने उसे मारा? मुझे लगता है मैंने उसे मारा, लेकिन वह मरा नहीं है। वांग युदाओ की ओर देखते हुए चेनफा ने सिर हिलाया। हालांकि पहले वाला निशाना सही लगा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि जानलेवा नुकसान टल गया था। कितने लोग हैं? पहली बार 2 लोगों ने गोली चलाई थी, लेकिन जब वांग युदाओ पहले दुश्मन को खदेड़ने गए थे तो 3 लोगों ने गोली चलाई थी। 4, जिसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, वही सबसे बड़ी समस्या है। भौहें चढ़ाते हुए चेनफा ने आगे कहा, जब कोई स्नाइपर गोली चलाता है और चूक जाता है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन जिसने अभी तक गोली नहीं चलाई है वही चिंता का विषय है। और इस स्थिति में जब स्नाइपर निशाना साध रहे हों तो उनकी मार्शल आर्ट की कला बेकार है। मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। चेनफा की बातें सुनकर वांग युदाओ ने बाहर की शांति को देखा और फिर कहा। वांग युदाओ की बातें सुनकर चेनफा की भौहें तंग गईं। उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं थीं और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसकी बंदूक एक सबमशीन गन थी। अब दुश्मन के स्नाइपर अंधेरे में छिपे हुए थे। सबमशीन गन से एक ही गोली में किसी स्नाइपर को मारना बहुत मुश्किल होगा। चेनफा ने भी खुद कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। सावधान। सिर हिलाते हुए चेनफा ने तुरंत अपनी सारी गोलियां निकालकर जमीन पर रख दी, फिर वांग युदाओ को गौर से देखने लगा। चेनफा वांग युदाओ को घूर रहा था, स्वाभाविक रूप से उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए। वांग युदाओ पर नजर गड़ाए रखने से ही वह पहली बार में ही विरोधी निशानेबाज को देख सकता था, जिससे वह विरोधी निशानेबाज को मारने के लिए बर्स्ट फायर का इस्तेमाल कर पाता। वांग युदाओ के चेहरे पर गंभीरता थी। दूसरी तरफ बहुत सारे निशानेबाज थे।
अगर वह उन्हें खदेड़ना चाहता था तो उसे अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करना होगा, वरना वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। थोड़ा झुककर वांग युदाओ अचानक बाहर निकला। गोलियों की आवाज़ फिर से सुनाई दी और वांग युदाओ का शरीर तेजी से हिलने लगा। 2 गोलियां वांग युदाओ के बगल से खतरनाक तरीके से गुजरीं। उसी समय जमीन पर लेटे चेनफा ने तुरंत कार्रवाई की और सीधे निशानेबाज की जगह पर गोली चला दी। वांग युदाओ ने छुपकर छिप लिया। फिर से, और इस बार चेनफा ने एक ही गोली से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया, साथ ही अपनी स्थिति भी तेजी से बदली। वाह, उसने चेनफा को अंगूठा दिखाया। ज्यादातर लोगों के लिए सबमशीन गन से दूर से निशाना लगाना मुश्किल होता है, लेकिन चेनफा सबमशीन गन को स्नाइपर राइफल की तरह इस्तेमाल कर सकता था और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही गोली से मार भी सकता था। इससे पता चलता है कि बंदूकों की उसकी समझ कितनी मजबूत थी। एक बार कामयाब होने के बाद वांग युदाओ और चेनफा ने फिर से वही तरकीब आजमाई, लेकिन इस बार यह अप्रत्याशित था। जैसे ही वांग युदाओ ने अपनी चाल चली और खुद को उजागर किया, सिर्फ एक गोली चली। चेनफा जवाब में खड़ा हुआ और जैसे ही चेनफा ने आवाज़ की ओर गोली चलाई, एक और गोली चली। इस बार निशाना चेनफा बन गया। चौंककर चेनफा ने अपना शरीर एक तरफ कर लिया। गोली सीधे उसके बाएं कंधे पर लगी, लेकिन उसकी अपनी गोली भी निकल गई और उसने किसी की जान भी ले ली। तेजी से अपनी स्थिति बदलते हुए चेनफा ने दांत पीस लिए। क्या हुआ? एक सुरक्षित जगह पर छिपने के बाद वांग युदाओ का माथा भी पसीने से लथपथ हो गया था। दुश्मन की गोलियों से बार बार बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने चेनफा के अचानक घायल हो जाने की उम्मीद नहीं की थी। लगता है उन्होंने भी हमारी हरकतें देख ली हैं और मुझे निशाना बना रहे हैं। मेरे पास स्कोप नहीं है और मैं सबमशीन गन इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चेनफा ने जल्दी से अपनी आस्तीन उतारकर हल्की पट्टी बांधी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से एक कुशल स्नाइपर था। क्या ये तीसरा है? चेनफा का बायां कंधा घायल देखकर वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर जल्दी से पूछा। नहीं, अभी भी 2 होने चाहिए और वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिसे मैंने अभी मारा है उसे मैंने पहली बार घायल किया था, चेनफा ने दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। अगर ऐसा होता तो थोड़ी परेशानी होती। विरोधी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे और उन दोनों के पास सिर्फ एक बंदूक थी और वह एक सबमशीन गन थी। अब एक ही रास्ता है कि चुपचाप बगल से चला जाए, उम्मीद है कि कोई स्नाइपर राइफल मिल जाए। ऐसा क्यों ना हो, तुम यहाँ ध्यान आकर्षित करो और मैं बगल से जाकर स्नाइपर राइफल ढूंढ लूँ। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, इन दोनों के पास दूरबीन है। अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लगातार अपनी जगह बदलते रहो। चेनफा ने वांग युदाओ से कहा, फिर धीरे धीरे अपना शरीर नीचे किया और धीरे धीरे पीछे हट गया। चेनफा को चुपचाप गायब होते देख वांग युदाओ के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने चेनफा की बंदूक अपने हाथ में पकड़ ली, फिर धीरे से अपना शरीर नीचे कर लिया। वह आगे था और उसे उन दोनों का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। अगर उन्हें पता चल जाता कि चेनफा ने चक्कर लगाया है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए वांग युदाओ भी चेनफा की बातें सुनता रहा, लगातार अपनी स्थिति बदलता रहा, उनकी नज़रों में खलल डालने के लिए छोटे छोटे कंकड़ फेंकता रहा और लक्ष्य को आकर्षित करने के लिए लगातार गोलियां चलाता रहा। ये क्रम लगभग 3-4 मिनट तक चलता रहा। तभी अचानक दूसरी तरफ से गोली चलने की आवाज़ आई। वांग युदाओ का चेहरा तनावग्रस्त था। हालांकि वह जानता था कि चेनफा घूम गया है, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि गोली चेनफा ने ही चलाई थी। इसी समय उसने एक छोटी सी आकृति को खड़ा होते और फिर स्नाइपर राइफल पकड़े तेजी से आगे बढ़ते देखा। वांग युदाओ ने साफ देख लिया कि यह व्यक्ति चेनफा नहीं था। ये देखकर वांग युदाओ तुरंत कूद पड़ा, फिर सीधे अपनी सबमशीन गन उठाए और निशाने पर गोलियों की बौछार कर दी। वांग युदाओ की अचानक हुई गोलीबारी से वह व्यक्ति चौंक गया। हालांकि वांग युदाओ ने गोली चलाई, लेकिन बदकिस्मती से उसे एक भी गोली नहीं लगी। वह चूक गया, लेकिन उस व्यक्ति ने वांग युदाओ को पहचान लिया। वांग युदाओ ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और वांग युदाओ के हाव भाव थोड़े बदल गए। तभी एक और गोली की आवाज़ आई। जिस आदमी ने अभी अभी वांग युदाओ पर अपनी स्नाइपर राइफल उठाई थी, उसके माथे में अचानक गोली का एक छेद दिखाई दिया। तुम्हारी निशानेबाजी वाकई बहुत खराब है, उस व्यक्ति के पीछे से एक आवाज़ आई। वह चेनफा था। चेनफा को देखते हुए वांग युदाओ ने अपनी बंदूक फेंक दी, जिसमें गोलियां खत्म हो गई थीं और राहत की सांस ली। वह भी उस व्यक्ति से काफी दूर था और अगर वह कुछ करना भी चाहता तो बस भाग सकता था। एक स्नाइपर के लिए दूसरों का उसके करीब आना बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैंने तो कभी बंदूक भी नहीं चलाई। उसने गिरे हुए आदमी को देखते हुए अपने हाथ फैला दिए। वांग युदाओ को थोड़ा डर सा महसूस हुआ। कोई कितना भी कुशल क्यों ना हो, वह गोलियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि लोहे के कपड़े की कमीज भी काम नहीं आएगी। अगर भविष्य में समय मिले तो अभ्यास करना, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
वांग युदाओ की हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर चेनफा हंसा, फिर जमीन से स्नाइपर राइफल उठाकर वांग युदाओ की ओर फेंकते हुए कहा, ये बंदूक बहुत अच्छी है, काम आएगी। कोई जगह ढूंढो और गोली निकालने में मेरी मदद करो। चेनफा के बाएं कंधे से अभी भी खून बहता देखकर वांग युदाओ ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर चेनफा ने उसे दी हुई स्नाइपर राइफल ली और तेजी से दूसरी जगह चला गया। दोनों ने कुछ देर तक खोजबीन की और आसमान धीरे धीरे काला हो चुका था। पिछली रात के सबक की बदौलत दोनों को एक गुफा मिल गई। उन्हें बस उम्मीद नहीं थी कि अंदर पहले से ही लोग मौजूद होंगे। बेशक वांग युदाओ और चेनफा के लिए यह आसान काम था। दोनों ने जल्दी से अंदर मौजूद लोगों से निपटा और फिर जबरदस्ती उस जगह पर कब्जा कर लिया। अब तक वांग युदाओ और चेनफा के जीवन मरण के टैग उनके मूल दो के अलावा कुल मिलाकर 7 हो चुके थे। ये दिन में हुई उनकी लड़ाई का नतीजा था और जाहिर है चेनफा ने इसके लिए खून बहाया था। आग जलाओ और चाकू से मुझे इसे बुझाने में मदद करो। अपने कंधे पर पड़ी कपड़े की पट्टी खोलते हुए चेनफा के माथे पर पसीने की हल्की सी चमक थी। वांग युदाओ ने और कुछ नहीं कहा, सीधे एक छोटी सी आग जलाई, अपनी छाती से खंजर निकाला, उसे आग पर भूना और जमीन पर पड़ी एक लकड़ी की छड़ी ढूंढकर चेनफा को दे दी। वांग युदाओ द्वारा सौंपी गई लकड़ी की छड़ी देखकर चेनफा ने हाथ हिलाया और फिर कहा, इसे सीधे बाहर निकालो। ये जरा सा दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चेनफा की जिद देखकर वांग युदाओ ने कुछ और नहीं कहा। उसके हाथ में खंजर सीधे चेनफा के कंधे की चमड़ी में धंस गया। एक हल्के से झटके से उसने गोली निकाल ली और चेनफा ने दांत पीस लिए बिना आवाज किए। हालांकि उसके चेहरे पर हल्का पसीना आ गया। चेनफा को इस हालत में देखकर वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर एक हाथ घाव पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? वांग युदाओ की अजीब मुद्रा देखकर चेनफा थोड़ा स्तब्ध रह गया। तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। वांग युदाओ थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। इस क्षण शुद्धिकरण कला सीधे चेनफा पर उतर आए। चेनफा हैरान लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बाह में बदलाव महसूस किया तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। फिर उसने बिना पलक झपकाए वांग युदाओ को गौर से देखा। कैसा लग रहा है? हैरान चेनफा को देखकर वांग युदाओ मुस्कुराया थोड़ा सा। हालांकि वह अभी भी चेनफा की असलियत नहीं समझ पा रहा था। वह वाकई मदद कर रहा था और जानता था कि यही काफी है। चेनफा ने अपना हाथ हिलाया, फिर चौंककर वांग युदाओ की तरफ देखा। काफी देर बाद आखिरकार उसने अचानक कहा, अरे वाह, तुम तो जादूगर हो। वांग युदाओ दंग रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। वाकई वह सचमुच एक जादूगर जैसा लग रहा था। हालांकि शुद्धिकरण कला की तुलना असामान्य उपचार कलाओं से नहीं की जा सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी चीज थी, खासकर चोटों के इलाज के लिए। हालांकि यह कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, फिर भी इसका एक सहायक प्रभाव जरूर था। 1 मिनट रुको, मैं कुछ और जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा हूं। वांग युदाओ का खून बहना बंद करने के बाद वांग युदाओ ने कहा। चेनफा ने सिर हिलाया। अब जब उसने देखा कि वांग युदाओ में ऐसा हुनर है तो उसे सचमुच लगा कि इस बार उसे सही इंसान मिल गया है। हालांकि वांग युदाओ ने पहले कभी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि इस व्यवस्था के कार्यों में लगभग हमेशा औषधीय पदार्थों या औषधियों की आवश्यकता होती थी। वांग युदाओ सामान्य औषधीय पदार्थों से परिचित थे। गुफा से बाहर निकलते हुए वांग युदाओ ने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और फिर गुफा में वापस जाने की तैयारी की। हालांकि वापस लौटते समय उन्हें कई काली आकृतियां दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर भेड़िया राजा का निशान था। ये देखकर वांग युदाओ के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था कि काली जेल के लोग आ गए हैं और उनकी संख्या काफी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस दिशा में ये लोग जा रहे थे वह स्पष्ट रूप से वही गुफा थी जहां वह और चेनफा पहले ठहरे थे। धुआं, उनके चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि पहले केवल एक छोटी सी आग जलाई गई थी, फिर भी धुआं निकल रहा था। इसके अलावा ये गुफा उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थी जहां पहले गोलीबारी हुई थी। इन लोगों का समूह जरूर यहां के निशान का अनुसरण करता होगा। चेनफा उस समय घायल था और अब जब इतने सारे काली जेल के लोग वहां जा रहे थे तो स्थिति बहुत भयावह थी। वांग युदाओ ने अकेले ही जितने लोगों को देखा था उनकी संख्या पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा थी। कल रात जिन चंद लोगों से उनका सामना हुआ, उन्हें देखते हुए इस जंगल युद्ध में काले जेल के लोग निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ थे। 1 दर्जन लोग, भले ही वांग युदाओ और चेनफा अपने चरम पर हों, जीत नहीं सकते थे। और अब चेनफा घायल हो गया था। अगर ये दर्जन लोग एक साथ हमला करते तो स्नाइपर राइफल पूरी तरह से बेकार हो जाती। ये सोचकर वांग युदाओ तेजी से गुफा की ओर भागा। अगर वह समय रहते निकल पाता तो वह ये जोखिम नहीं उठाता। अगर इस जंगल युद्ध में कोई मर भी जाता तो किसी को पता नहीं चलता। इस बीच गुफा के बाहर कई काले वस्त्रधारी लोग पहले ही चुपचाप छिप चुके थे। नेता ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके पीछे कई लोग तेजी से गुफा के द्वार की ओर उतरे। तभी गुफा के अंदर से अचानक गोली चलने की आवाज आई।
हमले का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति को चेनफा ने सीधे सिर में गोली मार दी। अचानक हुई गोली की आवाज़ ने न सिर्फ इन लोगों के कदमों को रोक दिया, बल्कि वांग युदाओ के कदम भी थोड़े रुक गए। लगता है लड़ाई शुरू हो चुकी है। वांग युदाओ थोड़े गंभीर भाव से बस बगल से ही निकल सकता था। उसे लगा कि गुफा के प्रवेश द्वार पर नए लोगों ने पहले ही पहरा दे दिया होगा। ये देखकर कि विरोधी के पास बंदूक है, नेता ने तुरंत बाकियों को रुकने का आदेश दिया, फिर गुफा में जोर से चिल्लाया, 1 मिनट, अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम इसे आग लगा देंगे। जैसे ही चेनफा ने यह सुना, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गुफा पहले से ही छोटी थी और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर बाहर के लोग गोली चलाते तो वह जलकर मरता नहीं, बल्कि उसका दम घुट जाता। हालांकि अब वह घायल हो चुका था और उसने ये भी देख लिया था कि ये लोग साफ तौर पर काली जेल से थे। कदमों की आहट सुनकर काफी लोग आ रहे थे। अब बाहर जाने का मतलब जरूर फायदे से ज्यादा बुरा होगा। इसलिए वह कुछ देर के लिए ही रुक सका, वांग युदाओ के लौटने का इंतजार करते हुए। उसने दोनों स्नाइपर राइफलें और सारी गोलियां निकाल लीं। अगर उसे बाहर जाना भी था तो पहले कुछ लोगों को मारना था, वरना बाहर जाते हुए इतने सारे लोगों का सामना करते हुए अगर वांग युदाओ अभी जाता तो भी वह उसे यहाँ से नहीं ले जा पाता, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर बंदूकें हैं। ये काले कपड़े पहने लोग लगभग सभी अपेक्षाकृत दूर खड़े थे, लेकिन चेनफा, जिसके पास स्नाइपर राइफल थी, जब तक वह उन्हें दूरबीन से देख सकता था, वे निश्चित रूप से बच नहीं सकते थे। बंदूक वाले चेनफा और बिना बंदूक वाले चेनफा में बहुत बड़ा अंतर था। बाहर एक व्यक्ति पर निशाना साधते हुए चेनफा ने निर्णायक रूप से गोली चलाई। जैसे ही गोली चली, बाहर एक व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर गया। यह एक और एक गोली की मौत, एक और सिर पर गोली की घटना थी। अब तक इन लोगों को यह भी पता चल गया था कि अंदर एक शार्प शूटर है, इसलिए एक और साथी के मरने के बाद ये लोग जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि एक बंदूक और वह भी अपनी स्थिति नहीं बदल सकती थी, वास्तव में दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं थी। इसलिए जब इन लोगों ने चेनफा की स्थिति देखी तो उन्होंने उसे दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया और कुछ जलाओ लकड़ी वगैरह भी इकट्ठा कर ली। चूंकि तुम बाहर नहीं आओगे, इसलिए मुझे बदतमीजी का दोष मत दो। आग जलाओ। जलाओ लकड़ी तैयार देखकर नेता ने गुफा के द्वार की ओर देखा, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं देखी, इसलिए वह फिर चिल्लाया और आग जलाओ शब्द सुनकर पास में खड़े एक व्यक्ति ने एक मशाल जलाई और उसे गुफा के द्वार पर सूखी लकड़ी पर फेंकने ही वाला था। हालांकि इसी समय उनके पीछे से एक चीख सुनाई दी। चीख इन लोगों के पीछे से आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर पीछे से हमला करेगा। ये जानना जरूरी है कि सामान्य परिस्थितियों में काली जेल के कैदी काली जेल के लोगों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करते। वे इसलिए आए क्योंकि कल रात एक काली जेल के कैदी ने अपने एक साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सच कहूं तो पहले सिर्फ काली जेल के लोग ही कैदियों को मारते थे, लेकिन कल रात एक कैदी ने एक काली जेल के व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसलिए वे आज तलाशी के लिए लोगों को लाए थे। और इससे पहले क्योंकि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी थी, जब वे इस जगह पहुंचे तो बीच में खड़ा वह आदमी जिसने कल रात की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था, अचानक वांग युदाओ और चेनफा की क्यूई को महसूस कर रहा था। इसलिए वह सीधे उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए इस गुफा में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पहुंचते ही 2 और छोटे भाई मारे जाएंगे। और प्रतिद्वंद्वी एक निशानेबाज था। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने कल रात बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि उन्हें बंदूकें चलाते न देखने का मतलब यह नहीं था कि वे दोनों नहीं थे। और अब जब ब्लैक प्रिजन पीपल मर चुके थे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें गुफा के अंदर के लोगों को मारना ही था। लेकिन तभी उन्हें पीछे से फिर से चीखें सुनाई दी और उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वे उनके अपने लोग ही हैं। पीछे से आने वाला स्वाभाविक रूप से वांग युदाओ ही था। पहले तो वह बगल से चक्कर लगाने वाला था, लेकिन उसने देखा कि ये लोग गोली चलाने की तैयारी कर रहे थे। उसने ये छोटी सी गुफा पहले ही देख ली थी, बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। अंदर जाने के लिए सिर्फ गुफा का प्रवेश द्वार था। इसलिए अगर ये लोग प्रवेश द्वार पर आग लगाते तो चेनफा निश्चित रूप से बहुत खतरे में पड़ जाता। इसलिए उसने पीछे से सीधा हमला किया और पहले एक को निर्णायक रूप से मार गिराया। किसी को अपने पीछे रखकर इन लोगों ने तेजी से वांग युदाओ को घेर लिया। इसी समय कल रात लड़ाई में शामिल लोगों में से एक ने भी वांग युदाओ को सीधे पहचान लिया और फिर नेता के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये वही है, लेकिन लगता है अंदर वाला घायल हो गया होगा। ये सुनकर वांग युदाओ के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे 7-8 लोग घेरे हुए थे। ये सभी लोग कुशल थे। वांग युदाओ के अनुसार 3-4 लोगों से अकेले लड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन 7-8 लोगों से निपटने का मतलब जरूर हारना होगा। वह अग्रणी व्यक्ति उसे हमेशा खतरे का आभास देता था। और इसी समय गुफा के प्रवेश द्वार पर चेनफा तेजी से बाहर निकल गया। अगर वह अभी बाहर नहीं आता, अगर कोई बाहर सूखी लकड़ी जला दे, तो वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाता।
हालांकि वह जानता था कि उसकी बंदूक तेज है, लेकिन नज़दीकी लड़ाई में बंदूक का कोई असर नहीं होता। इसलिए उसने अपनी बंदूक भी नहीं निकाली। और जैसे ही वह दिखाई दिया, गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया। ये स्थिति देखकर वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि इस बार ये वाकई थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर कुछ खास नहीं हुआ तो न तो वह और न ही चेनफा बाहर निकल पाएंगे। हमला। ये देखकर कि चेनफा भी गुफा से बाहर आ गया है, नेता ने व्यंग्य किया और फिर हाथ हिलाया। जिन लोगों ने पहले वांग युदाओ और चेनफा को घेर रखा था, वे तुरंत वहां से हट गए। इन लोगों की चालें जानलेवा थीं, जाहिर है कि वे दोनों को भागने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। हालांकि यहाँ बहुत से लोग थे, वांग युदाओ और चेनफा कोई आम इंसान नहीं थे, खासकर चेनफा। हालांकि चेनफा घायल था, लेकिन इन लोगों के लिए उसे इतनी जल्दी पकड़ पाना नामुमकिन था। हालांकि वांग युदाओ थोड़ा दुखी था। हालांकि वह कुशल था, 5-6 लोगों के हमले के बाद 1 मिनट बाद वह पूरी तरह से हार की स्थिति में था। उसके शरीर पर कई जगह चोटें लगी थीं। चेनफा अभी भी लड़ने में सक्षम था और उसमें हार का कोई निशान नहीं दिख रहा था। नेता की आंखें भी आश्चर्य से भरी थीं, लेकिन बस इतना ही। अब तक वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह अब और देर नहीं कर सकता। उसने उन कुछ लोगों की ओर हाथ हिलाया जिन्होंने अभी तक हमला नहीं किया था, और वह भी सीधे चेनफा के युद्ध दल में शामिल हो गया। हालांकि चेनफा बहुत कुशल था, लेकिन अब नेता और कुछ अन्य लोगों के शामिल होने से चेनफा तुरंत ही नुकसान में आ गया। और ये लोग उस पर कदम दर कदम दबाव डाल रहे थे और हर चाल घातक थी। जैसा कि कहावत है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। अब चेनफा पलटवार तो दूर, पलटवार भी नहीं कर पा रहा था। और इस समय वांग युदाओ भी हारने वाला था। साधारण लोगों के सामने दिखावे के लिए एकमात्र प्रथम स्तरीय शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक ठीक थी, लेकिन इन लोगों के सामने ये पूरी तरह से बेकार थी। और जैसे ही वांग युदाओ और चेनफा हार मानने ही वाले थे, अचानक दूर से लोगों का एक समूह धमका। उनका नेता हट्टा कट्टा था, और स्वाभाविक रूप से उनमें एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला भी थी। वे वहां से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ शोरगुल सुना। उनका इरादा तो यहाँ आकर लाभ उठाने का था, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि लगभग सभी अश्वेत जेलवासी थे। अरे दागे इतने सारे अश्वेत जेलवासी असल में 2 कैदियों को घेर रहे हैं। ये लोग असल में कौन हैं? पास खड़ी सफ़ेद कपड़े वाली महिला थोड़ी हैरान दिखी। क्योंकि वे अपेक्षाकृत दूर खड़े थे, इसलिए उन्हें सिर्फ काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह ही दिखाई दे रहा था जो 2 लोगों को घेर रहे थे। मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन लगता है हालात बहुत खराब हैं। इतने सारे लोग 2 कैदियों पर हमला कर रहे हैं, और इन ब्लैक प्रिजन पीपल को देखकर लगता है कि ये ब्लैक प्रिजन में किसी ऊंचे ओहदे के हैं। खासकर बड़े युद्ध घेरे में जो है। मैं अब सचमुच उत्सुक हूं, आखिर ये कौन है जिस पर घात लगाया जा रहा है? दागेय ने दोनों युद्ध घेरों को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने पहले कई जंगल युद्धों में हिस्सा लिया था, लेकिन उसने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि कैदियों पर ब्लैक प्रिजन पीपल का इतना बड़ा घात पहले कभी नहीं हुआ था। उसने ऐसा पहली बार देखा था। चलो देखते हैं। दागेय अचानक अपने बगल में सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की ओर मुड़ा और दोनों युद्ध घेरों को देखने लगा। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि बड़े युद्ध घेरे में जो व्यक्ति है वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। हालांकि उसका चेहरा बस एक पल के लिए दिखाई दिया था और फिर छिप गया। दागे की बात सुनकर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने सिर हिलाया। उसके पैर जमीन से टकरा रहे थे। पेड़ के तने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह एक शाखा पर कूद गई। और जैसे ही उसने नीचे घात लगाए बैठे लोगों के चेहरे साफ देखे, उसके चेहरे पर एक हल्की सी ठंडक छा गई। ये वो हैं। वह मुड़ी और तेजी से जमीन पर गिर पड़ी, फिर गंभीर भाव से दागे से बोली, ये वांग युदाओ और चेनफा हैं, जिनसे हम उस रात शराब पीते हुए मिले थे। उसकी बात सुनकर दागे थोड़ा स्तब्ध रह गया। ये तो वो दोनों थे। क्या हो रहा था? इन दोनों पर काली जेल वालों का घात कैसे लग सकता है? और अब वह भी बहुत हैरान था। जब उसने उस रात पहली बार चेनफा और वांग युदाओ को देखा था तो उसे पता था कि वे मार्शल आर्ट में माहिर हैं, लेकिन अब जब उसने उन्हें देखा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतने ज़बरदस्त होंगे, इतने सारे काली जेल वालों को संभाल पाएंगे। चलो मदद करते हैं। दांत पीसते हुए दागे युद्ध क्षेत्र की ओर चलने को तैयार हुआ। तभी उसके पीछे खड़े साधु जैसे आदमी ने अचानक दागे को खींच लिया। फूलदार साधु द्वारा अचानक पीछे खींचे जाने पर दागे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर मुंह खोला और बोला, क्या हुआ? हम काले जेल वालों से कभी नहीं उलझते। अगर इस बार हमने कुछ किया तो हम काले जेल वालों को नाराज कर देंगे। फिर हमारे भाइयों का क्या होगा? फूलदार साधु ने भौहें चढ़ाईं। पहले जब भी वे काले जेल वालों को देखते थे, लगभग हमेशा उनके चारों ओर से निकल जाते थे। हालांकि कुछ अनिच्छा थी, लेकिन जीवित रहने के लिए वे ऐसा ही कर सकते थे।
अब दो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जिनसे वे केवल एक बार मिले थे, वे अपने सभी भाइयों की जान जोखिम में डालने वाले थे। यह शायद थोड़ा अनुचित था। दागे स्वाभाविक रूप से जानता था कि फूलों वाला साधु क्या कह रहा है, इसलिए उसने भी दूसरों की ओर देखा, फिर गंभीर भाव से कहा, पिछले कुछ सालों से हर जंगल युद्ध के दौरान हमने काले जेल वालों से बचने की पूरी कोशिश की है। हम इतने सालों से उनसे बचते आ रहे हैं और सच कहूं तो मैं इससे थक गया हूं। मुझे नहीं पता कि तुम भाइयों को कैसा लगता है, लेकिन इस बार मैं किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। जो मदद करना चाहते हैं वे मेरे पीछे आएं। जो नहीं आते उनके लिए मैं आप सभी के शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करता हूं। ये कहने के बाद दागे मुड़ा और चला गया। दागे को जाते देख वे लोग भी एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन सच कहूं तो इतने सालों में उन्होंने वाकई बहुत ज्यादा ची झेली थी, और सबसे ज्यादा ची इन काले जेल वालों से ही आती थी। दागे चला गया और सफेद कपड़ों वाली महिला ने दागे की ओर देखा, फिर अपनी तरफ। फिर मानो उसने मन बना लिया हो, वह भी एक कदम आगे बढ़ी और सीधे उसके पीछे चली गई। किसी एक के आगे बढ़ने पर स्वाभाविक रूप से दूसरे भी उसके पीछे चल पड़े। एक के बाद एक जो लोग पहले स्थिर खड़े थे वे सब उसके पीछे चल पड़े। पुष्प भिक्षु ये देखकर दंग रह गया, फिर दांत पीसकर वह भी उसके पीछे चल पड़ा। यहाँ बहुत से लोग जरूरी नहीं कि चेनफा और वांग युदाओ की मदद करने वाले थे, वे पूरी तरह से दागे के पहले के शब्दों के कारण ही ऊपर गए थे। हाल के वर्षों में उन्हें बहुत ज्यादा ची का सामना करना पड़ा था। वे मार्शल आर्टिस्ट थे और इस तरह की ची उनके दिलों में हमेशा जमा रहती थी। अब जब कोई विरोध करना चाहता था तो निश्चित रूप से आग लग गई। इस समय चेनफा पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। उसके लिए इतने सारे लोगों द्वारा घात लगाए बैठना वाकई थोड़ा भारी था। वांग युदाओ को भी कई हथेलियों से चोट लगी थी। हालांकि वह मोटी चमड़ी वाला था और उसमें जबरदस्त प्रतिरोध था, फिर भी ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। हर हथेली जो उस पर पड़ती ऐसा लगता था जैसे एक कोमल बल सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हो। अरे जैसे ही मैं मिशन पूरा करूंगा और स्किल पॉइंट्स हासिल करूंगा, मैं सीधे रैंक 2 बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक में अपग्रेड हो जाऊंगा, फिर तुम कमीनों को मार डालूंगा। और जैसे ही वांग युदाओ शिकायत कर रहा था, उसने जल्दी जल्दी कदमों की एक श्रृंखला सुनी। उसे लगा कि न सिर्फ उसे बल्कि बाकियों को भी ये आहटें सुननी चाहिए थीं। जल्दी में वांग युदाओ ने देखा और पाया कि ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ वे उस रात शराब पीने गए थे। दागे और बाकी लोग बिना कुछ कहे पहुंच गए और तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। बोझ बांटने के लिए इन लोगों के समूह के साथ वांग युदाओ और चेनफा दोनों काफी निश्चिंत थे, लेकिन चेनफा पहले से ही खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या ये तुम हो? वांग युदाओ ने सफेद कपड़ों वाली महिला को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने यूं ही जंगल युद्ध के दौरान उनकी देखभाल करने की बात कही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग वास्तव में मदद करेंगे। चाहे इन लोगों ने मदद करने का फैसला क्यों न किया हो, जो भी उसकी मदद करता था वह उसका दोस्त था। उसने बस सिर हिलाया, फिर तुरंत पास खड़े एक व्यक्ति से युद्ध में शामिल हो गई। उनके कौशल केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी के बराबर हो सकते थे, लेकिन संख्याबल में बढ़त के कारण, हालांकि उनके पास दूसरे पक्ष जितने लोग नहीं थे, फिर भी कई प्रतिद्वंद्वी वांग युदाओ और चेनफा द्वारा बुरी तरह घायल हो गए थे। इसलिए इन लोगों के शामिल होने से वे वास्तव में कुछ देर के लिए हमले को रोकने में कामयाब रहे। वांग युदाओ ने चेनफा की ओर देखा जो पास ही था, और उसके हाव भाव बदल गए। अपने शरीर में दर्द सहते हुए वह चमका और झट से चेनफा के पास आ गया। उसने उसे उठाया। कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? चेनफा के शरीर को देखते हुए वांग युदाओ की आंखें और भी ठंडी हो गईं। चेनफा पहले से ही घायल था और अभी लगभग 10 लोग उस पर घात लगाए बैठे थे। मैं ठीक हूँ, चेनफा ने हाँफते हुए दांत पीसते हुए फिर वांग युदाओ की ओर हाथ हिलाया और आगे कहा, हमें जल्दी से निकलना होगा। यहाँ निश्चित रूप से इससे ज्यादा ब्लैक जेल वाले लोग हैं। अगर बाद में और लोग आ गए तो हम निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। और जैसे ही चेनफा ने अपनी बात खत्म की, ब्लैक प्रिजन पीपल में से एक ने अपनी प्रेग्नेंट से एक सिग्नल फ्लेयर निकाला। उसने स्टॉपर खींचा और एक तेज आवाज के साथ सिग्नल सीधे हवा में उड़ गया। सिग्नल की आवाज सुनकर दागे और सफेद कपड़ों वाली महिला के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत वांग युदाओ को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो और जाओ, इन लोगों के पास अतिरिक्त सैनिक हैं। वांग युदाओ ने जमीन पर पड़े व्यक्ति को देखा, भौहें चढ़ाईं, दोनों की तरफ सिर हिलाया और फिर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब ब्लैक प्रिजन पीपल उन्हें जाने की तैयारी करते देखेंगे तो वे उन्हें बेतहाशा रोकने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में एक्स और बाकी लोग ब्लैक प्रिजन पीपल को बस थोड़ा सा ही रोक सकते थे, लेकिन अब जब ये लोग उन्हें बेतहाशा रोक रहे थे तो कई लोग एक ही पल में घायल हो गए। एक बार अतिरिक्त सैनिक आ गए तो उनके लिए वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा।
ये देखकर वांग युदाओ के चेहरे पर थोड़ी ठंडक छा गई और उन्हें लेवल 2 बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक हासिल करने की तीव्र इच्छा हुई। तभी एक गोली चली और खड़े हुए काले जेल वालों में से एक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह चेनफा था, जो अपनी गंभीर चोटों के बावजूद गुफा में वापस आया था। एक स्नाइपर राइफल निकाली और एक व्यक्ति को मारने में कामयाब रहा। किसी के गोली चलाने पर ये काले जेल वाले चाहे कितने भी पागल क्यों न हो, वे अपनी जान की कुर्बानी देने से कतई नहीं हिचकिचाते। इसलिए अपने साथी को गिरते देख ये काले जेल वाले जल्दी से पीछे हट गए। इस समय वांग युदाओ और अन्य लोगों ने भी मौके का फायदा उठाकर इन लोगों से जल्दी से दूरी बना ली। चलो चलें, दागे र ने मौका देखकर चिल्लाया। बाकी भाइयों ने जल्दी से घायलों को उठाया और फिर तेजी से पीछे हट गए। वांग युदाओ भी जल्दी से चेनफा के पास गया और उसे तेजी से पीछे हटने में निर्णायक रूप से मदद की। वांग युदाओ का समूह पीछे हट गया, लेकिन वे लोग फिर भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि वे पास नहीं आए, फिर भी उन्होंने एक निश्चित दूरी बनाए रखी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रास्ता तय कर लिया है और अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करने और एक ही झटके में सबको पकड़ लेने की तैयारी कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। उनके पीछे की पूंछों को देखकर सफ़ेद वर्दी वाली महिला के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उनके पास घायल लोग थे, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। इसे और लंबा खींचना घायलों के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर ब्लैक जेल की अतिरिक्त सेना आ गई तो यह वाकई परेशानी का सबब बन जाएगा। सफ़ेद वर्दी वाली महिला की बातें सुनकर वांग युदाओ की भी भौहें तन गईं। दरअसल वह इन लोगों से बस एक साधारण परिचय ही था। अब वह उन्हें और कोई सलाह नहीं दे सकता था। ऐसा क्यों न हो, चलो 2 समूहों में बंट जाते हैं। बेलियन, तुम घायलों को ले जाओ और बाद में छिपने का कोई मौका ढूंढो। मैं बिना घायल भाइयों को लेकर आगे बढ़ूंगी। एक बार जब तुम सुरक्षित जगह पहुंच जाओ तो जल्दी से अपने जख्मों का इलाज कर लो। हम सावधान रहेंगे। दागे र ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर बाइलियन के चेहरे के भाव बदल गए। दागे र का तरीका बिल्कुल मौत का रास्ता था। ये बहुत खतरनाक है। वांग युदाओ ने दागे र की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं और सहजता से कहा। और कोई रास्ता नहीं है। घायल लोगों के साथ अगर हम अपने पीछे वालों को जल्दी से हटाना भी चाहें तो भी हम शक्तिहीन हैं। दागे र ने वांग युदाओ के कंधे पर थपथपाया, चेनफा की ओर देखा, जिसका वांग युदाओ समर्थन कर रहा था, फिर दूसरों की ओर मुड़कर कहा, सावधान रहो। जो घायल नहीं है वे मेरे पीछे आएं। घायल बेलियन के पीछे आएं। बाद में ध्यान देना, अच्छी तरह छिप जाना। जब काली जेल के लोग गुजर जाएं तो जल्दी से एक दिशा में चले जाना। चूंकि दागे र ने फैसला कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरों को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा उसने जो कहा वह सही था। उनकी धीमी गति वास्तव में घायलों के कारण थी। अगर उन पर घायलों का बोझ न होता तो शायद वे पीछा करने वालों से बच भी पाते, क्योंकि उनका पीछा कर रहे ज्यादातर ब्लैक प्रिजन पीपल भी घायल थे। फैसला होने के बाद बाइलियन ने एक टीम का नेतृत्व किया और दागे एर ने दूसरी टीम का। वांग युदाओ और चेनफा स्वाभाविक रूप से बाइलियन की टीम में थे। हालांकि वांग युदाओ में अभी भी लड़ने की ताकत थी, लेकिन वह अब चेनफा को इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे चेनफा के साथ रहना पड़ा। इसके अलावा हालांकि उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसकी अपनी चोटें भी चौंकाने वाली थीं, इसलिए जब दागे एर ने उसे बाइलियन का पीछा करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लगभग 4-5 मिनट तक के भागदौड़ जारी रहने के बाद आगे एक घना जंगल दिखाई दिया। वांग युदाओ और बाकी लोगों का हौसला बढ़ा और उनकी गति काफी बढ़ गई। जंगल में घुसते ही बाइलियन ने तुरंत अपने लोगों को छिपने के लिए ले लिया, जबकि दागे एर और बाकी लोगों की गति एक पल के लिए रुक गई। जब उन्होंने अपने पीछे पीछा करने वालों को धुंधला सा देखा, तभी उन्होंने फिर से गति बढ़ा दी। ये देखकर कि आगे वाले लोग अभी भी वहीं थे, पीछे वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति निशान बनाने के लिए बचा था और बाकी लोग तेजी से उसके पीछे पीछे चल दिए। इस समय बाइलियन और बाकी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। हालांकि यहाँ निशान बनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। अगर उसे देख लिया गया और वह चिल्लाया तो ये बेहद खतरनाक होगा। हालांकि इस समय वांग युदाओ निशान बनाने वाले व्यक्ति को गौर से देख रहा था। उसकी आंखें उतनी ही तेज थी जितनी एक बाज अपने शिकार को देख लेता है। एक पल वांग युदाओ ने अपने बगल में खड़े चेनफा को सिर हिलाया, फिर चुपचाप पीछे हट गया। इस समय बाइलियन ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे ही वांग युदाओ प्रकट हुआ, उसका शरीर तेजी से हिलने लगा। एक क्षण बाद वह सीधे ब्लैक प्रिजन वाले व्यक्ति के पीछे था। हालांकि उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुपचाप उस व्यक्ति से ज्यादा दूर नहीं छिप गया और ध्यान से उस व्यक्ति को निशान बनाने के बाद देखता रहा। तभी वह अचानक बाहर आया और उसके सिर के पीछे मुक्का मारा। इस व्यक्ति के सिर के पिछले हिस्से पर मुक्का लगने पर उस व्यक्ति ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की।
बस एक जोरदार आवाज हुई और फिर वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। कैसा हुआ? वांग युदाओ को उस व्यक्ति को एक मुक्का मारकर बेहोश करते देख बाइलियन भी तेजी से दौड़कर वांग युदाओ के पास आ गया। कुछ नहीं हुआ। अपने बगल में बाइलियन को देखकर वांग युदाओ ने अपने होंठ भींच लिए, मतलब साफ था, वह उसे भी इस गुप्त संकेत को याद रखने के लिए कह रहा था। बाइलियन समझ गई और उसे याद करने के बाद उसने जल्दी से एक खंजर निकाला और उसे सीधे पेड़ के तने में घोंप दिया। अरे, तुम क्या कर रही हो? बाइलियन की हरकत देखकर वांग युदाओ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वांग युदाओ द्वारा रोके जाने पर बाइलियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और उलझन में पूछा, इसे हटाओ। ये सुनकर वांग युदाओ ने आंखें घुमाईं, फिर तुरंत उसकी बाँह छोड़ दी और कहा, अगर तुम इसे खरोंच दोगी तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि किसी ने जानबूझकर इसे मिटा दिया है, यानी लोग स्वाभाविक रूप से यहाँ से गुजरते होंगे। क्या इससे यह और भी स्पष्ट नहीं हो जाएगा? बेलियन थोड़ा स्तब्ध रह गई। वांग युदाओ ने जो कहा वह सही था। अगर इस निशान को खरोंच दिया जाता तो भी निशान बचे रहते। तब तक पीछा करने वालों को यहाँ कोई निशान न दिखाई देने पर वे स्वाभाविक रूप से खोज करेंगे और फिर उन्हें खरोंचा हुआ निशान स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। उनकी नज़रों को भ्रमित करने के लिए और निशान बनाओ। मुझे नहीं लगता कि वे हमें ढूंढ पाएंगे। निशान की ओर इशारा करते हुए वांग युदाओ ने बेलियन से कहा, फिर उसने भी एक खंजर निकाला और पास के एक पेड़ की ओर चल दिया। वांग युदाओ की बातें सुनकर बेलियन थोड़ा स्तब्ध रह गई और वांग युदाओ की बात समझ गई। वह तुरंत दूसरे पेड़ के पास गई और उस चिन्ह को उकेर दिया। दोनों ने आसपास के लगभग सभी पेड़ों पर निशान उकेर दिए, फिर वे बाकी पेड़ों से जुड़ गए। बेलियन को राहत मिली कि वांग युदाओ इन बातों के बारे में सोच सकती है। अगर उसने सचमुच पहले ऐसा किया होता तो शायद उसने दागे र और बाकियों को सचमुच नुकसान पहुंचाया होता। अब हम किस तरफ जाएं? बेलियन ने वांग युदाओ की ओर देखते हुए पूछा। चूंकि वांग युदाओ ये सब समझ गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में इन बातों के बारे में कुछ विचार थे। इसके अलावा उनके समूह के लगभग सभी लोग घायल थे और अगर उन्हें पता चल गया तो उनकी मौत लगभग तय थी, इसलिए उन्हें सोच समझकर चुनाव करना होगा, वरना यह वाकई बहुत मुश्किल होगा। वापस वांग युदाओ ने बेलियन की ओर फिर चेनफा की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर बेलियन थोड़ा स्तब्ध रह गया। वापस कहाँ?